हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पिच में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कल्चरल चेंज। हम लोग बोर्ड 2023 के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत अगर आपको यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो कल्चरल चेंज को हिंदी में क्या कहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और सांस्कृतिक परिवर्तन में संस्कृति का बड़ा रोल होता है, मतलब कि कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपसे पेपर में हमेशा यही पूछेगा कि व्हाट इज कल्चर, संस्कृति क्या है, ठीक है। और फिर पूछेगा कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। तो संस्कृति, मेरी एक बात, जो मैं शब्द बोलूं उनको याद जरूर रखना। आज तक इंसानों ने जो भी चीजें हासिल करी हैं, जो भी चीजें बनाई हैं, जैसे कि मतलब कि धरती से लेकर आकाश तक, आकाश से लेकर अंतरिक्ष तक पे जो भी मानव गतिविधियां हुई हैं, ठीक है, जितनी भी मानव एक्टिविटीज हुई हैं, उनको वो सब मानव संस्कृति में आएंगी, ठीक है। तो जैसे कि और उनको करने का माध्यम क्या था, हमारे नए नए विचारों का डेवलप होना, चीजों को लॉजिकल रूप में सोचना, ठीक है, हमारे रिचुअल्स का आना, ठीक है, नए नए नियम कानून बनाना, ये सब जो है, इन सब के माध्यम से हम लोगों को किसी चीज के पर्टिकुलर सोचने के बारे में, उस चीज को, किसी काम को किस तरह से करना है, उस तरह की जो सोच डेवलप हो गई, वो संस्कृति बन गई, ठीक है। मतलब कि इसको एक छोटा सा एग्जांपल लो, खाना खाने की बात करते हैं। अब जानवर किस तरह से खाना खाएगा और इंसान किस तरह से खाना खाएगा, ठीक है। पंगत में अगर जानवर को बैठाल के खिलाया जाएगा तो वो सब एक साथ लड़ने लग जाएंगे, ठीक है। खाना खाना अगर एक काम है तो इंसान पंगत में बैठेगा तो एक साथ धीरे धीरे छोटा छोटा मिल बांट कर खाएगा, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं है। ये सब चीजें हमारे साथ सही से डेवलप हुई, तो हमने जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ मानव संस्कृति में, और मतलब कि संस्कृति में आता है। अब जो हम सीखा वो हमारी पिछली पीढ़ी ने कुछ सीखा होगा, अगली पीढ़ी कुछ और सीखेगी और हम कुछ और सीखेंगे। तो मतलब कि जो हम सीख रहे हैं, इस ज्ञान को ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी है, ये जानवरों में नहीं होती है। मतलब कि जानवरों में आपने ये डेवलपमेंट नहीं देखा होगा। जानवर पहले भी लड़ लड़ के खाते थे, लड़ लड़ के मतलब कि शिकार करके खाते थे, लेकिन आज इंसान के खाने का, सर्वाइवल करने का तरीका बदल गया है, ठीक है। तो मतलब कि हमारी जो पिछली जनरेशन थी, जो नेक्स्ट जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन तो थी पीछे की, उसमें और अब हम में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए, और जो परिवर्तन आए हैं उसी को सांस्कृतिक परिवर्तन बोलते हैं। मतलब कि हम भी वही काम कर रहे हैं, खा हम भी रहे हैं, पी हम भी रहे हैं, अच्छा कमा हम भी रहे हैं। हमारे पूर्वज भी वही काम कर रहे थे, लेकिन उनका करने का तरीका अलग था, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग था, और उनका सोचने का और काम करने का तरीका अलग था, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। कल्चरल चेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही होते हैं कि सभी के अपने अपने बिलीव्स होते हैं, कल्चर होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो कि समय के साथ साथ बदलते जाते हैं। और कल्चरल चेंज सिर्फ इतना होता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी एक पर्टिकुलर एक जगह की लोकल संस्कृति बन जाती है, और वो जो लोकल संस्कृति होती है वो हमारी पहचान जो होती है उस संस्कृति से होने लग जाती है, और वही हमारी सांस्कृतिक पहचान बन जाती है, ठीक है। ये आप नोटिस करेंगे कि ब्रिटिशर्स के पीरियड में हमारे यहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन ज्यादा हुए। मतलब कि सांस्कृतिक परिवर्तन को हमें इस हिसाब से समझना है कि वो समाज के संदर्भ में हो, ठीक है। तो जो अब देखो, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कदम कदम पर पानी बदलता है, कोसों कोसों पे बोलियां बदल जाती हैं, ठीक है, फिर कभी कभी भाषाएं बदल जाती हैं, ठीक है। तो हमारा देश में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे डाइवर्सिटी वाली कंट्री में इतने सारे लोग एक साथ कैसे रह रहे हैं, और पहले क्या ऐसे पहले भी रहते आ रहे थे, ठीक है। और इसमें डेमोक्रेसी का क्या रोल है, ठीक है, हमको लोकतांत्रिक रूप से एक रखने के लिए, पॉलिटिकल रूप से एक रखने के लिए क्या योगदान रहा, ठीक है, जिससे कि हमारे समाज जो है सब एक साथ मिलकर रहना पसंद किया। क्योंकि देखिए, सबकी क्या है कि अलग अलग पहचान होती है, और वो चाहते हैं कि हमारी पहचान जो है किसी दूसरों के साथ आने से, कांटेक्ट में आने से छुप ना जाए, ठीक है। तो वो अपनी पहचान को क्यों डुबाएगा, और इसीलिए हम ये हुआ कि हम, जैसे कि यहाँ पे हम बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे जो आपसे पेपर में पूछ सकता है। जैसे कि पूछेगा वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, पश्चिमीकरण क्या होता है, ठीक है, आधुनिकीकरण क्या होता है, मतलब मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फिर पूछेगा सेकुलरिज्म क्या होता है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, ठीक है, धर्म निरपेक्ष हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, लोकतांत्रिकरण क्या होता है। और आपसे पूछ सकता है, देखिए जो इस चैप्टर के मेन है ना, आपको जितनी कॉन्सेप्ट मैं बता दूं बस उतना ही दिमाग में रखिए, ठीक है। तो आप
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, बस मेरे जो शब्द हैं वो आपको इन आंसर को लिखने में सपोर्ट करेंगे, काफी मदद करेंगे। ठीक है, संस्कृताइजेशन क्या होता है, डिसंस्कृताइजेशन क्या होता है, ठीक है, तो ये सब में बहुत मतलब कि इनके डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन समझते हैं। मतलब कि जो अमेरिकन कल्चर है, जो यूरोपियन कल्चर है, उसको मॉडर्नाइज्ड कल्चर के रूप में माना जाता, समझा जाता है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है और हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि जो हमारे समाज में जो मेनली सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जो धार्मिक रूप से आंदोलन हुए, रिफॉर्म्स वाले, वो ब्रिटिशर्स के काल में ही क्यों हुए? क्योंकि देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत बहुत सिंपल लेवल में। जैसे कि आप मान लो अरुणाचल प्रदेश के किसी शहर गांव में रहते हो, ठीक है, आदिवासियों के कबीले में रहते हो, ठीक है। अब आपका शहर से कोई नाता वाता नहीं है, ठीक है, बहुत जंगलों में रहते हो, आखेटन करते हो, आपके पूर्वज भी हमेशा से जंगलों में रहे हैं, ठीक है। अब आपको व्यापार की दृष्टि से या आपको कोई ऐसी आपदा आ गई तो आप आ गए दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली आए हो तो वहां पे आओगे तो वहां तुम्हें बिल्कुल नया नया सा लगेगा, वहां नए नए लोग दिखेंगे, ठीक है, उनकी भाषाएं अलग होंगी, बोली अलग होगी, ठीक है, खड़ी बोली बोलते हैं वहां के ज्यादातर लोग, ठीक है। तो वो जो बोलने का तरीका है, उनके पहनावे में अंतर दिखेगा। तो आप जब उनको देखोगे ना, तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि अगर आपको इस जगह पे रहना है तो इनके कल्चर को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ के लोग जैसी भाषा बोलते हैं, अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो मेरी भाषा तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो जो हमारा कल्चरल चेंज है वो लोगों के आवागमन से सबसे ज्यादा बदलता है, ठीक है। कम्युनिकेशन जितना ज्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा कल्चरल चेंजेस आएंगे, क्योंकि लोग, इधर का आदमी उधर जाएगा, ठीक है, उधर का आदमी इधर आएगा, तो लोगों के मन में विचारों में परिवर्तन आएगा, और वो जो विचारों में परिवर्तन आएंगे वो चेंजेस लाएंगे, ठीक है। तो हमसे पूछ सकता है कि ब्रिटिशर्स के पीरियड में ही क्यों सबसे ज्यादा कल्चरल चेंजेस के आंदोलन हमें क्यों देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के बारे में कहा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के बारे में बातें हुई, ठीक है, ठीक है, विडो रीमैरिज के बारे में बातें होती हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स पीरियड में ही क्यों मिलते हैं, क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स जो थे वो यूरोपियन कल्चर से थे, हमसे बहुत दूर रहते थे, ठीक है। तो उनके वहाँ के विचार जो थे यहाँ पर आना शुरू हो गए, और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया, अर्बनाइजेशन शुरू कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया, मतलब कि उपनिवेश बना दिया, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो उनके यूरोपियन विचार थे, वेस्टर्न विचार थे, वो हमारे देश में आना शुरू हो गए, और जब नए विचार आना शुरू हो गए तो हमारे विचार और उनके विचार जो थे, इंडियन विचार और वेस्टर्न विचार, वो टकराने लग गए। और जब ये टकराने लग गए तो हमें पता चला कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब कि जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तब हमें दोनों तरह के पक्षों की जो न्यूट्रल रूप में हमें जानकारी मिलती है, और वही जानकारी जो है हमारा सोशल रिफॉर्मर्स ब्रिटिशर्स के पीरियड में सबसे ज़्यादा देखी गई, ठीक है। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया आपको कैसे होता है, ठीक है। और मतलब कि आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन, मैंने हमेशा से आपको वीडियोस में अपनी कहा है कि किसी भी गांव को, किसी भी शहर को नहीं, गांव को, ये बहुत पिछड़ा एरिया है, उसको अगर डेवलप करना है तो बस वहां तक रोडे पहुंचा दीजिए। अगर वहां तक रोडे पहुंच जाएंगी तो वहां के लोगों का आवागमन होने लग जाएगा, वस्तुओं का आवागमन होने लग जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा तो बाहर से लोग आएंगे, और बाहर से लोग आएंगे तो नए नए लोगों के विचार मिलेंगे, और नए विचार मिलेंगे तो संस्कृति में भी परिवर्तन आएगा और समाज में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है। आपको कहीं भी अगर लग रहा हो कि मेरी बातें कहीं ऊपर से निकल रही हो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या है कि कोई भी समाज है ना, उसमें तुमने नोटिस किया होगा कि दो लोग हमेशा टारगेट बनते हैं, ठीक है। पहली महिलाएं, ठीक है, स्त्रियां, और दूसरे दलित। दलित मतलब कि पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग किसी भी समाज का, यूरोप का भी पिछड़ा वर्ग था, ठीक है। वहां पे भी कैलर्जी होते थे, और मतलब कि पीजेंट फार्मर्स होते थे, वहां पे फ्यूडल सिस्टम चलता था, ठीक है, सामंतवादी प्रथा चलती थी, ठीक है। तो मतलब कि जो अपर क्लास, या तो औरतों के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म होते थे, गलत मतलब कि पिछड़ा माना जाता था, और जो लोग पिछड़ी जाति के होते थे, नीची जाति के होते थे, उनको, तो दो लोग हमेशा शोषित हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब लोग ज्यादा शोषित होते हैं तो लोगों में
ये आता है कि हम उनके धर्म को छोड़ दें या इस जाति को ही छोड़ दें, तो हमें, अगर हम ऊंची जाति में चले जाएंगे, क्योंकि सब कुछ का लोगों को लगता है कि लोगों को ये लगता है कि सबका आधार जो है ये हमारी जो बाय बर्थ जो आइडेंटिटी हमें मिली है, मतलब कि हमारी जो धार्मिक आइडेंटिटी है, हम जिस धर्म में पैदा हुए उस आधार पे मिल गई है। अब लोग हमारे धर्म को खराब कह रहे हैं, तो हम वो कहते हैं कि हम अपने धर्म को अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि हम इस धर्म को छोड़ के चले जाएंगे, हम अच्छा कोई धर्म ढूंढेंगे, और इसीलिए हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनने आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनते हैं? संगठन का निर्माण ऐसा होता है कि एक होता है शोषित समाज होता है, रिप्रेस्ड समाज होता है, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा दबाया होता है, वो लोग सब एकजुट होते हैं और नया अपना समाज बना लेते हैं, ठीक है। और एक अपर क्लास होता है, ठीक है, और मतलब कि ये एक संपन्न समाज होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अलग अलग सोसाइटी में डिफरेंशिएशन और इनइक्वालिटी इसीलिए बढ़ने लग जाती है, ठीक है। यही चीजें जो है बढ़ावा देती हैं। और नए आइडियाज, फिर लोगों में यही नए आइडियाज, मैंने यही बताया कि नए आइडियाज आते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अपना फायदा देखेंगे। बाय बर्थ जो उनको आइडेंटिटी मिली है उनसे उनको फायदा नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी जाति या धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाएंगे। अभी हम आगे बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए संस्कृताइजेशन आ गया, यही टॉपिक है। संस्कृताइजेशन बहुत ही सिंपल सी चीज ये है कि जब कोई नीची जाति का व्यक्ति अपर जाति वाले, ऊपर जाति वाली के धर्म को, ठीक है, उसके रिचुअल्स को, उसके कस्टम को, उसके रीति रिवाजों को अपनाने लग जाता है, ठीक है, उसी की तरह से बिहेव करने लग जाता है और अपने आप को अपर कास्ट का मानने लग जाता है, तो उसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि लोअर वाला अपर वाले में जब बदल जाता है या उसके कस्टम को मानने लग जाता है, नियमों को, तो वो संस्कृताइजेशन आता है। जस्ट उसी का उल्टा होता है डिसेंस्कृताइजेशन। जब लोअर वाला क्या होता है कि जैसे कि देखिए आपने देखा होगा अमीर जो होते हैं संख्या में बहुत कम होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी एक डेटा आया था कि देश के जो टॉप 1% जो लोग हैं उनके पास देश की 40% संपत्ति है, ठीक है। मतलब कि जो टॉप 1% जो बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, उनके पास देश की 40% संपत्ति है, मतलब कि वेल्थ है। और बाकी जो 99% लोग हैं उनमें 50% लोगों के पास सिर्फ 30% जो है वेल्थ है। तो मतलब कि अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा है और गरीब लोगों के पास कम पैसा है। और अमीर, जब कोई एक इंसान के पास ज्यादा पैसा होता है, मतलब कि एक अमीर इंसान जो है 100 गरीबों या 200 गरीबों के जितना पैसा रखता है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अमीर कम है और गरीब ज्यादा है। और अमीर के पास पैसा ज्यादा है, इसका मतलब उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब गरीबों की संख्या, मैं बोल रहा हूं ना कि गरीबों की संख्या ज्यादा होती है, लोअर वालों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब वो पावरफुल हो जाते हैं, पावरफुल कैसे, मतलब कि राजनीतिक रूप से पावरफुल हो गए, पॉलिटिकल रूप से पावरफुल हो गए, तो क्या होगा कि जब, तो हमने क्या कहा, मानव संबंध नेचर यही है कि जहां उसको फायदा दिखेगा, जहां उसको स्वार्थ दिखेगा, वो वहीं आ जाएगा। तो वो नीचे वाले में आ जाएगा, कहेगा कि भाई यहाँ पे गैर जाति वाले जो लोग हैं उनसे हमें फायदा मिल रहा है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल रही है, और भले ही हम इकोनॉमिक मजबूत हैं, लेकिन अगर हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करवाना है तो हमें नीची जाति वाली के कस्टम को अप्लाई करना पड़ेगा। और इसीलिए इसको जब अपर वाला लोअर वाले की बातें माने, लोअर वाले के कस्टम फॉलो करे, तो डिसेंस्कृताइजेशन, और जब लोअर वाला अपर वाले की बातें माने तो वो संस्कृताइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें इतनी सी चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। बाकी ये नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप जाएंगे उसको डाउनलोड कर लेंगे और याद कर लेंगे बस, ठीक है। तो यही है संस्कृताइजेशन और डिसेंस्कृताइजेशन, ठीक है। और इसकी क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिटिसिज्म में ये होता है कि जैसे कि हमने देखा कि जो संस्कृताइजेशन है वो ऊपर की तरफ जाने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि लोअर वाले को अपर में बनाने की प्रक्रिया है। और ये, हाँ, ये किसने दिया था, इसका नाम हमसे पूछ सकता है कि कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने ये दिया था संस्कृताइजेशन। तो एम.एन. श्रीनिवास का नाम आप जरूर याद रखिएगा, उन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। तो इसमें ये अपर से, मैं क्या बता रहा था, लोअर से अपर वाले में जाने की प्रक्रिया है, और डिसेंस्कृताइजेशन लोअर से अपर से लोअर में जाने की प्रक्रिया है, मतलब कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। आप बना लेना, एक एरो बना के अपने नोट्स बनाना। तो क्रिटिसिज्म में ये है कि ये जो समाज में विभेद है, जो इनइक्वालिटी है, ये उसको बढ़ावा देता है। मतलब लोअर वाला जो अपर वाले के पास आएगा तो वो इस चीज को मजबूत कर रहा है कि वो अपर वाले को, मतलब देखो
जो नीची जाति होती है, जो निचला धर्म होता है, ठीक है, पिछड़े लोग होते हैं, उनकी भी अपना एक समाज में संस्कृति होती है, लेकिन वो अपने कस्टम को, अपनी संस्कृति को छोड़ के जब दूसरे की संस्कृति में आते हैं फायदा देख के, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो संस्कृति मजबूत होती है, साथ ही साथ वो इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, ठीक है, और उनका धर्म, जो नीचे वाले का जो धर्म है, वो कमजोर पड़ने लग जाता है। समझे? तो ये इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, बस इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि यही चीज है कि मैंने बताया ना कि ये इस आइडियोलॉजी को प्रूव करता है कि अपर वाला अपर ही रहेगा और लोअर वाला लोअर ही रहेगा। बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। हाँ, वेस्टर्नाइजेशन, और यहाँ पे है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, ये आप समझ जाइएगा। देखिए, अब जो मैं समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है? वेस्टर्नाइजेशन वो होता है जो हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं, तो 150 सालों तक हमें ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया। उनके वक्त पे जो हमारे मन में जो विचार आए, जो नए नए विचार आए, मतलब कि नए विचार का मतलब दूसरे देश के विचार, दूसरे धर्म, दूसरे देश में जिस तरह से चीजें होती हैं उनको हमें अच्छा लगा, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे जिस तरह के पहनावा होता है, यहाँ के लोगों को अच्छा लगने लग गया, ठीक है। यहाँ की ऐसे बोलते हैं ना, लड़कियाँ फ्रीडम की बात करती हैं, अभी मैं उस बात को एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से, आप सुनना, ठीक है। तो क्या होता है कि हमको जब उनके कस्टम पसंद आने लगते हैं, उनके रिवाज पसंद आने लगते हैं, ठीक है, जो कि वेस्टर्न है, मतलब कि जो यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर है, तो जब उनके कल्चर को हम पसंद करते हैं तो ये वेस्टर्नाइजेशन होता है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन ये होता है कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ने लगती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है। जब कोई गांव वाला शहर में आता है, तो शहर में जब आएगा तो वो शहर की तरह से जिस रहने लग जाएगा, उसकी शहरी लाइफ स्टाइल में जो फर्क जो आएगा लाइफ स्टाइल में, वही मॉडर्नाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये है वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का डिफरेंस, ठीक है, जो देखना चाहिए। वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग यही है कि उनमें फ्रीडम को जो बातें कही, हाँ ये बात याद रखना कि जो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे यहाँ जो उच्च वर्ग था उसको शिक्षित करने की बात रखी थी। इसलिए रखा था कि अगर ये लोग इंग्लिश सीख जाएंगे, जो अपर क्लास का इंडिया का जो वर्ग है, तो ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मदद करेगा। मतलब कि एक नौकरशाही को बढ़ावा देने के लिए, नौकरी देने के लिए, जिससे कि वो उनके जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लीड कर सके, चला सके। तो अकेले इतने ब्रिटिशर्स नहीं चला सकते थे, तो वो इंडियंस को इंग्लिश का प्रसार, अपनी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए इंग्लिश सिखाने लगे। तो अब क्या हुआ कि जब जो इंडियंस थे वो पढ़ाई अच्छी करने लग गए। अब जो वो पढ़ाई अच्छी करने लग गए तो वो दूसरे दूसरे देशों में जाने लग गए, ठीक है, यूरोपियन गए, यूरोप गए, वहाँ के कल्चर को उन्होंने सीखा। और जब वो कल्चर को सीखा तो उनके यही विचार जो थे, उन्होंने हम मतलब कि इंडियंस ने उसको स्वतंत्रता में, फ्रीडम में भी यूज करना शुरू कर दिया। मतलब कि उन्होंने देखा कि किस तरह से फ्रांस की रेवोल्यूशन होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, ठीक है, लोगों ने देखा रशियन रेवोल्यूशन किस तरह से होती है। मैंने क्या कहा था कि हमारा कम्युनिकेशन जितना ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, वहां के दूसरे देशों के विचार हमारे देश में अगर आने लग जाएंगे, दूसरी जगह के विचार एक दूसरी पहली जगह में आने लग जाएंगे, तो क्या होगा, नई नई भावनाएं उत्पन्न होंगी। और यही जो भावनाएं हैं, हमें सीख मिली कि जिस तरह से फ्रेंच लोगों ने लड़के, फ्रांस के लोगों ने लड़के रेवोल्यूशन करी और मतलब कि अपने आप को आज़ाद किया, ठीक है, उन्हीं विचारों से हम भी ब्रिटिशर्स से लड़के हम आज़ादी पा सकते हैं, ठीक है। तो इनके विचार जो थे लिबरल थे। लिबरल मतलब कि उदार होना, उदार मतलब ये होता है कि व्यापक दृष्टिकोण होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल आपको होता है, मतलब देखिए मैं इसको सही समझाता हूं। जैसे कि एक होता है कि एक धर्म का, दो धर्म के लोग हैं, ठीक है। अब अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपको दोनों धर्मों के बारे में बराबर बराबर सोचना होता है, ठीक है, कि मतलब कि हम इनकी भी कंडीशंस को पूरा कर दें और इनकी भी कंडीशंस को पूरा कर दें। और इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की मांगे हम पूरा कर रहे हैं, हम उसकी मांगे पूरे कर रहे हैं जो सही है, ठीक है। तो हम न्यूट्रल जब डिसीजन लेते हैं तो इसको लिबरल कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सबका फायदा होता है। और इसमें सबका फायदा सिर्फ इंसान को देख के किया जाता है, ना कि तुम्हारा धर्म, किसी तुम स्पेशल कास्ट या किसी स्पेशल रिलीजन से बिलोंग करते हो इसलिए हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो
बस इतना ही है, ठीक है। और टू वे ऑफ थॉट सिर्फ इतना है कि हम जब आएंगे अगल बगल जाएंगे तो हमारा आवागमन से विचार बदलेंगे, ठीक है। और हमारे फूड्स कस्टम मतलब खान पान रीति रिवाज रहना पूना पीना उठना खाना सब चीज़ में बदलाव आएगा। हमारी वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, जैसे जैसे आप ये बताइए जो कॉरपोरेट जगत में जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है और जो नॉर्मल आपकी जनरल स्टोर में जो लैंग्वेज यूज करी जाती है उसमें कितना अंतर होता है। वो लोग इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो वो लोग गांव वाली भाषा में बात करेंगे, ठीक है। तो ये काफी चीजों में जो परिवर्तन आता है वो हमारे जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तब जब आप बाहर के समाज को देखते हैं तब जो परिवर्तन आते हैं वही वेस्टर्न विचार और मॉडर्नाइज्ड विचार होते हैं, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन मैंने आपको बहुत आसानी शब्दों में बता दिया कि जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जब लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है तो वो वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन होता है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, इसमें नया ये है कि आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसको धर्मनिरपेक्षता के संबंध में बताइए। निरपेक्षता मतलब सेकुलराइजेशन होता है। सेकुलराइजेशन क्या होता है कि धर्म ऐसा राज्य, हम एक ऐसे राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करें जहां पर सभी धर्मों को धर्म, इसको धर्म से ही डिनोट किया जाता है लेकिन यहाँ जातियों को भी माना जाता है, ठीक है। जहां पे सभी को समान रूप से दर्जा दिया जाता है, सभी के समान अधिकार होते हैं। जैसे मैंने आपको लिबरल वाला अभी बताया कि उसमें सभी को व्यापक दृष्टिकोण होता है। हमारे लिए इंसान प्रथम होता है, ठीक है, ठीक है, उसके विचार प्रथम होते हैं, ठीक है। हमें आप किसी स्पेशल कास्ट से या किसी स्पेशल रिलीजन से बिलोंग करते हैं इसलिए हम आपको डिसीजन नहीं सुना रहे हैं। हम आपको सिर्फ इसलिए डिसीजन सुना रहे हैं क्योंकि आप सही हो और आप गलत हो, बस, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता में राज्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब कि स्टेट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि धर्म को। और सभी धर्म जो होते हैं समान होते हैं। तो अब क्या है, जब सभी धर्मों को समान माना जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, अब जैसे कि आपने देखा होगा शहर में जातिवाद बहुत कम होता है लेकिन गांव में जातिवाद बहुत ज्यादा होता है। और आप जितना ज्यादा राजस्थान और एमपी और मतलब यूपी के डीप में चले जाएंगे, हरियाणा में, वहां के गांव में आपको जातिवाद बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन शहर में जब आएंगे तो ये मॉडर्नाइज्ड विचार मिलेंगे। तो ये यहाँ पे यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो धार्मिक विचार हैं, जो धर्मनिरपेक्ष विचार हैं, उसका मॉडर्नाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो सिंपल सा फर्क यही पड़ता है कि जब हम अर्बनाइजेशन करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है तो हमारे पास जो है अनेक लोगों के विचार आने लग जाते हैं और हमें सही गलत की पहचान होने लग जाती है। और वो सही गलत की पहचान ही धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती है, समझे। तो बस इतनी सी चीज है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। जितना मैं बता रहा हूँ बस आपको उसमें पे ही फोकस करना है, ठीक है। नोट्स बहुत कुछ है, आप इसको जाकर पढ़ लेना, ठीक है। रिचुअल सेकुलर डायमेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेकुलर गोल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है, ये टॉपिक वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लो जो मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ, ठीक है। जो रिचुअल्स हैं, जो रिवाज हैं, वो सेकुलर डायमेंशन से अलग होते हैं। मतलब कि जो जैसे कि हमारा धर्म है, ठीक है। अब हमारे धर्म में कुछ धार्मिक विचार हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि सेकुलर होके सोचा करो। सेकुलर होके सोचने का मतलब हमें अपने धर्म के विचारों को और अपने कस्टम को नहीं भूलना है, ठीक है। हमें ये सोचना है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन अब सेकुलरिज्म का मतलब समाज में अलग हो गया है। सेकुलरिज्म का मतलब ये हो गया है कि अपने धर्म की बुराई कर लो और दूसरे वाले धर्म की बात मान लो और ठीक है, और यही सेकुलरिज्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल जब हम डिसीजन देते हैं बस वही सेकुलरिज्म होता है, ठीक है। तो सेकुलर गोल सिर्फ इतना ही है कि हम धर्मों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचाएं और सेकुलरिज्म को भी प्रमोट करें, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता को भी बनाए रखें, ठीक है। मतलब कि किसी की भावनाएं भी आहत ना हो और राज्य में सभी को मतलब कि बराबर अधिकार भी मिले। दैट्स इट। तो सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट भी यही है, जैसे मैंने बताया कि धार्मिक विचार होते हैं वैसे ही ये जातिवादी विचार होते हैं, उसमें भी सभी को समान जाति का माना जाता है, ठीक है। कि आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम उस आधार पर डिसीजन नहीं लेंगे, हम बिल्कुल न्यूट्रल डिसीजन लेंगे, ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा, ठीक है। और जो दोनों लोगों के लिए सही होगा, ठीक है, हम वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछना और आशा करता हूं कि आपने मेरी बातों को अच्छे से समझा होगा। और अगर समझा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय हिंद।